हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के मनोविज्ञान विषय के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज आपको मनोविज्ञान विषय में बीए पार्ट सेकंड का चैप्टर पढ़ाऊंगी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसे कहते हैं? जब हम कुछ आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं, किसी समूह के आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं आवृत्ति वितरण बनाकर, तो आवृत्ति वितरण में जो अंक हैं, जो प्राप्तांक हैं, उनकी स्थिति केंद्र में क्या है, केंद्र मतलब सेंटर में क्या स्थिति है, वो जानने के लिए हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को ज्ञात करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति से मतलब है कि आवृत्ति वितरण में केंद्र में कौन कौन से जो अंक हैं वो स्थापित हैं, या केंद्र में बीच में क्या स्थिति है, वो कौन से स्कोर हैं, कौन से प्राप्तांक हैं जिनके चारों तरफ अधिकांश जो प्राप्तांक हैं वो बिखरे हुए हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को समझने के लिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की गणना करने के लिए अनेक प्रकार के जो है वो कैलकुलेशन की जाती है, और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को प्रायः औसत भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कक्षा के किसी क्लास के 50 स्टूडेंट हैं, और उन 50 स्टूडेंट के मनोविज्ञान विषय में जो प्राप्तांक हैं वो उसके आधार पर हम ये हम बताना चाहें कि उस क्लास के जो प्राप्तांक हैं औसत कितने हैं। तो औसत जानने के लिए हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को जानना आवश्यक है। सिम्पसन और काफ्का का इस संबंध में कहना है कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब यह है, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वो जो आवृत्ति वितरण है उसके जो आंकड़े हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है। एक तरीके से एक प्रतिनिधि स्कोर इसको हम कह सकते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से प्राप्तांकों की केंद्रीय स्थिति का पता चलता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का दोहरा मूल्य है, वह यह है कि यह एक औसत है जो समूह के सभी प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार यह संपूर्ण समूह की निष्पत्ति का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। मतलब शॉर्ट में हम इन मानों के आधार पर ये कह सकते हैं कि किसी समूह में आंकड़ों की क्या स्थिति है। दूसरा यह है कि यह दो या दो से अधिक समूहों की विशिष्ट निष्पत्तियों की तुलना के योग्य बनाती है। मतलब अगर हम दो समूहों में तुलना करना चाहें तो उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को जानना आवश्यक हो जाता है। इससे हम ये बता सकते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के द्वारा कि दोनों समूहों में कितनी समानता है या कितनी असमानता है। शिक्षा और मनोविज्ञान में केंद्रीय प्रवृत्ति की देखा जाए तो 3 माप हैं। इसमें पहला है मध्यमान, दूसरा मध्यांक या मीडियन जिसको कहते हैं, और तीसरा है बहुलांक या मोड। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मध्यमान किसे कहते हैं। मध्यमान या मीन, जिसको कि m से हम शो करते हैं या दर्शाते हैं। तो मध्यमान या मीन जो है वो विभिन्न प्राप्तांकों या मापों का वह कुल योग है जो उसकी संख्या से भाग देने पर आता है। मतलब मध्यमान का अर्थ है कि मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स के स्कोर हैं और हम उसका औसत निकालना चाहें तो यह एक प्रकार से अव्यवस्थित आंकड़ों में जब हम औसत निकालेंगे, जब हमारे पास आवृत्ति वितरण नहीं है, केवल स्कोर हैं, तो हम क्या करेंगे कि उनकी जो संख्या है उसको टोटल कर लेंगे, जो भी स्कोर हैं उनको प्लस कर लेंगे, और जितनी संख्या है स्कोर की, मान लीजिए 20 बच्चों का प्राप्तांक है, तो जो टोटल स्कोर आएंगे उनके सबके जोड़कर उसको 20 से भाग देने पर जो आएगा वो हमारा मीन होगा, औसत होगा।
H.T. मैनुअल ने औसत के बारे में या मीन के बारे में कहा है कि औसत को मूल्यों की श्रृंखला के उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे लिए गए ऋणात्मक और धनात्मक विचलनों का योग शून्य हो। साधारण शब्दों में मध्यमान वह प्राप्तांक है जिसके दोनों ओर प्राप्तांकों का विचलन जो है वो समान होता है। मतलब वो बिल्कुल औसत जो है वो बीच में, किसी भी आवृत्ति वितरण के जो बीच में जो स्कोर आता है वो औसत होता है और वो स्थान जिसके दोनों तरफ आवृत्ति वितरण में बराबर बराबर प्राप्तांक होते हैं। तो इस तरह से मीन के बारे में अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। मध्यमान की अगर हम विशेषता की बात करें कि मध्यमान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मध्यमान की जो विशेषताएं हैं या उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाना उचित रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि समूह के प्राप्तांकों के जो मध्यमान से विचलन होते हैं उनका योग शून्य के बराबर होता है। मतलब समूह के प्राप्तांकों के जो मध्यमान से विचलन होते हैं, मध्यमान से हर प्राप्तांक कितनी दूरी पर है, जब उनका हम योग करते हैं वो शून्य के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट यह है कि जब सबसे अधिक विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालने की आवश्यकता होती है तब हम मध्यमान का उपयोग करते हैं। अर्थात जब हम कुछ आंकड़ों का बहुत अधिक रिलायबल या विश्वसनीय केंद्रीय स्थिति जानने का मतलब उद्देश्य होता है, उस समय हम मध्यमान की गणना करते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है कि मानक विचलन व सहसंबंध जब निकालना हो तो मध्यमान निकालना आवश्यक हो जाता है। अर्थात मानक विचलन या SD स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन जब हम निकालते हैं तो उस समय हमें मध्यमान निकालना आवश्यक होता है, क्योंकि मध्यमान निकाले बिना हम SD और कोरिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे में मध्यमान का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। चौथा ये है कि जब आंकिक श्रृंखला के समस्त अंक समान रूप से किसी एक अंक के चारों ओर वितरित हों तभी मीन का उपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब आंकड़े समरूप में बिखरे हों या समान रूप से व्यवस्थित हों, और ऐसा नहीं हो कि मतलब जैसे मान लीजिए किसी कक्षा के कुछ बच्चों के अंक 50 में से 49 है, 48 है, और कुछ ज़्यादातर बच्चों के फिर 50 में से 2, 4, 5 हैं। तो ऐसी अवस्था में मीन निकालना उचित नहीं होता है, क्योंकि जो अंकों का वितरण है वो समान नहीं है, वो विषम रूप के आंकड़े हैं। तो ऐसे में मीन का उपयोग नहीं किया जाता। केवल जब समान रूप से अंक जो हैं वितरित होते हैं किसी एक अंक के चारों तरफ तभी मीन का उपयोग करना चाहिए। पांचवा पॉइंट यह है कि औसत की गणना आंकिक श्रृंखला के हर अंक से प्रभावित होती है। कि जब हम औसत निकालते हैं तो उसकी जब हम गणना करते हैं तो आवृत्ति वितरण के जितने भी अंक होते हैं उनसे वो प्रभावित होती है। छठा पॉइंट ये है कि मध्यमान श्रृंखला का संतुलन बिंदु होता है। मतलब मध्यमान वो बिंदु है जिसको हम बैलेंस पॉइंट कह सकते हैं, संतुलन बिंदु कह सकते हैं, जिसके चारों तरफ सारे जो अंक हैं वो बिखरे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मध्यमान की अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं और कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां पर कि मध्यमान का उपयोग करना चाहिए, और कुछ विशेष परिस्थिति ऐसी भी होती हैं जहां पर कि मध्यमान की गणना करना जो है वो उचित नहीं रहता है। तो मध्यमान की गणना के लिए इससे पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि मीन की जो कैलकुलेशन है वो ग्रुप डेटा में, समूह आंकड़ों में, व्यवस्थित आंकड़ों में जब हमारे पास आवृत्ति वितरण होता है तब कैसे करते हैं, उसका सूत्र क्या है। इसके अलावा अव्यवस्थित आंकड़ों में मध्यमान की गणना किस प्रकार से की जाती है, ये दोनों के बारे में मैं इससे पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हैं। और मध्यमान कैसे निकाला जा सकता है उस विषय में उस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मध्यमान की विशेषता और केंद्रीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, मध्यमान
के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मध्यांक की गणना किस प्रकार से की जाती है इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैं समझती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।